अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमिला हसन। सुबह खैर, मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। दिन आपका कल का अच्छा गुजरा और आज का दिन अच्छे से शुरू करने के लिए आप एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने दिन का आगाज कर चुके हैं। अगर नहीं तो भाई कर लीजिए। पॉजिटिव है? नहीं, मैं एक बात करने लगूँ ना, अगला जुमला मेरा ये कि आगाज कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा चारा भी क्या है आपको करना तो पड़ेगा। दिन पॉजिटिवली करें, क्योंकि आज सुबह जब हमारी आंख खुली, जब छोटे अलार्म ने हमारी आंख खोली, तो उसमें हमने ये सोचा कि यार आज नहीं उठते। फिर हमने कहा भाई क्या ये आपके पास चॉइस है कि आपने नहीं उठना? तो चॉइस नहीं है, उठना है, काम करना है। तो अगर काम करना है तो फिर ओब्वियसली बेहतर है कि अच्छे मिजाज के साथ कर लिया जाए। लाजमी नहीं है। चले मैं ना थोड़ा सा आपका मूड और खराब करती हूँ। एज यूजुअल मैं शुरू होती हूँ, उसके बाद ये उसको और तीली लगाएंगे। बिल्कुल। नाज़रीन, पेट्रोल की जो कीमत है एक बार फिर बढ़ा दी गई है जी। पेट्रोल की 8 पैसे कम होना थी मेरी। हाँ, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी गलत थी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए ने दी थी इन्फॉर्मेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन 45 पैसे का इजाफा हुआ है। 237 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गया जी पेट्रोल। वजारत खजाना के मुताबिक जो हाई स्पीड डीजल है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, बड़ी मेहरबानी है उनकी। लेकिन जबकि लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 26 पैसे की कमी की गई है। 197 रुपए 28 पैसे फी लीटर हो गया है। जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 30 पैसे कमी, जबकि 200 रुपए का हो गया है, 202 रुपए का हो गया है। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा और ये रात के तकरीबन कोई 3 बजे हुआ है। कोई हुकूमत से पूछ सकता है कि क्या डीजल हम खुद निकालते हैं जो सस्ता होता है और पेट्रोल बाहर से आता है जो महंगा होता है? भाई दोनों चीजें बाहर से आती हैं, दोनों फ्यूल बाहर से आते हैं, दोनों इंपोर्टेड हैं। तो एक महंगा क्यों हो जाता है और एक सस्ता क्यों हो जाता है? मैंने मूड खराब किया ना, आप मुझे क्रेडिट देते हैं ना इस बात का? बिल्कुल खराब किया आपने, अच्छा खासा। और ये भी है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो नोटिफिकेशन कहीं भी हो प्राइम मिनिस्टर जारी हो जाता है। जब सस्ता होने की उम्मीद थी, कहा जी प्राइम मिनिस्टर बाहर है तो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। कौन लोग हो तुसी? इस मौके पर सिर्फ हम ये कह सकते हैं। और ये 2 लोगों के लिए जुमला है, एक मिफ्ता इस्माइल भाई के लिए कि कौन लोग हो तुसी, और दूसरा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कौन लोग हो तुसी। मतलब 80 पे कोई विकेट नहीं गिरती। आप ये लगाएंगे तीली आपके खराब मूड पर। मतलब 80 रन पे कोई विकेट नहीं गिरती और 158 पे 7 बंदे आउट हो जाते हैं और 20 ओवर भी खत्म हो जाते हैं। जब हम 80 रन पे खेल रहे थे तो उस वक्त कमेंटेटर ये कहते हैं कि भाई 200 का टोटल तो आज बने ही बने, विकेट बड़ी अच्छी है, दोनों हमारे बैटर्स भी चल गए हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ? वही हुआ जो हमेशा से होता है, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ। और फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर की हवाले से हमारे रिजवान साहब की वजाहतें आई कि नहीं ये तो हो जाता है, ये तो होता रहता है। और हम अभी तक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। आई होप कि T20 वर्ल्ड कप तक ये एक्सपेरिमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से नहीं, अभी तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुए हैं। अभी तो पहला T20 था, अभी 6 और बाकी हैं, जिसमें से भी 3 और कराची में होने हैं, फिर 3 लाहौर में होने हैं। उसमें हम देखेंगे कोई ना कोई नई वजाहत तो आएगी, कुछ कंडीशंस पे बात आएगी, कुछ मिडिल ऑर्डर पे बात आएगी। लेकिन स्टिल जी कल का मैच एज यूजुअल डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। हमारे चैंपियंस का मसला पता है क्या है? वो कहते हैं कि हम हारे भी और लोग उन पे तनकीद भी ना करें। हमने कल भी कहा था आप अच्छी क्रिकेट खेल के जीते, अच्छी क्रिकेट खेल के हारे, हम नहीं करेंगे। हमारे पास तनकीद का मौका नहीं होगा जब आप हाथों में से कैचेस छोड़ेंगे। वंस अगेन फील्डिंग पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला है। जब तक फील्डिंग सही नहीं होगी हम नहीं सर्वाइव कर सकते मौजूदा कंटेम्प्रेरी क्रिकेट के अंदर। भाई फील्डिंग फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस में हमारे बॉलर पंक्चर हो जाते हैं और फील्डिंग में हमारे कैचेस ऐसे ड्रॉप होते हैं, समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है यहाँ पे जी। आज इस पे हमने इन डिटेल बात करनी है, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है हमने इन डिटेल बात अभी रहती है, हमारे दिल का गुबार अभी रहता है, जो हमने निकाल लिया। हमारे पास एनालिस्ट भी होंगे, वो भी अपने जो कैथारसिस है वो भी हमारे साथ देखे ना। सैलाबों का, गंदे पानियों का, डेंगू का मुकाबला करते हुए हमारे कराची के बहन भाई स्टेडियम पहुंचे। शटल सर्विस से एक्सपो सेंटर से उनको वहां लाया गया। खाने पीने को वैसे स्टेडियम में कुछ नहीं मिलता, इतने नामसाइद हालात में, और मिला क्या? 6 रनों से 6 विकेटों से शिकस्त। मतलब ऐसे थोड़ी होता है। 6 रन से होती तो क्या ही बात थी, 6 विकेटों से। चलिए जनाब आगे बढ़ेंगे। अब चूंकि हमने बहुत कोस लिया टीम को भी, बहुत कोस लिया हुकूमत को भी, अब थोड़ा सा बात करेंगे हम सैलाब के हवाले से आज की बड़ी खबर। सैलाब से मुतल्लिक बात करेंगे। सैलाब मुतासरीन के हालात बेहतर होने की बजाय संगीन होते चले जा रहे हैं। मौसम तब्दील हो रहा है, मुतासरीन खुले आसमान तले गुजारा करने पर मजबूर हैं। खुराक की किल्लत भी है, पीने का साफ पानी भी नहीं है। साथ साथ वबाई अमराज के हमले भी तेज़ हो गए हैं। डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो से लाखों अफराद मुतासर हो रहे हैं, जबकि दर्जनों अफराद की अमवात की भी इतलात सामने आ रही हैं। इस वक्त मुतासरीन को इमदाद की सख्त ज़रूरत है। आलमी इदारों और मुखैर हजरात की जानिब से इमदाद का सिलसिला तो जारी है। अब तक 20 मुल्कों से 114 परवाज़ें, खैमे, खाने पीने की चीज़ें, सेहत किट्स,
कंबल, अद्वियात समेत मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल इमदादी सामान पाकिस्तान पहुँच चुका है। तुर्किया से भी इमदादी सामान की ट्रेन पाकिस्तान पहुँच रही है, जबकि मुतासरीन की दादरसी और दिलजोई के लिए नुमाया आलमी शख्सियात का आने का सिलसिला भी जारी है। हॉलीवुड अदाकारा अंजेलिना जोली मुतासरीन का गम बांटने पाकिस्तान पहुंची। कल उनके फुटेजेस भी आई और वो मुतासरा इलाकों का दौरा भी कर रही है। बिल्कुल, मुफ्ती मेंट भी यहाँ पे हैं, जो कि बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, मजहबी शख्सियत हैं, लोग उन्हें बहुत फॉलो करते हैं, वो भी पाकिस्तान में हैं और बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एक टर्किश एक्टर भी आए, फॉरगॉट हिज नेम, वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब के बाद अंजेलिना के हवाले से आपको बात करें, अगर बताएं तो वो पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं एंड शी इज़ ऑलवेज बीन क्वाइट काइंड टुवर्ड्स दिस, अगरचे कि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसकी सफ़ीर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जेस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, कल उनकी ट्वीट भी मैंने पढ़ी जिसमें वो कह रहे थे कि जब हम दुनिया को बताएंगे, और मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैं दुनिया को बताऊँगा इस वक्त क्या सूरत हाल है। इससे पहले जो शंघाई ताउन तंजीम थी, इसका सरबराही इजलास हुआ था, इसमें वज़ीर आज़म शरीक हुए थे। साइड लाइन्स पर अच्छी मुलाकातें वज़ीर आज़म की हुई थी और दुनिया को उन्होंने बताया था मुख्तलिफ हालात के हवाले से। इस वक्त जो जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा की, उसका 77वां सेशन, 77वां सेशन उसका न्यूयॉर्क में होने जा रहा है। इसके लिए वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें वहाँ पे भी उनकी हो रही हैं। 23 सितंबर को वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल बनी है इस पर बात करेंगे। हम इस वक्त तजिया ले लेते हैं। हमारे साथ कामरान यूसुफ सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं अब इस सूरत हाल को वो कैसे देख रहे हैं। चूँकि कामरान से जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी तो हमने इस मामले को बड़ा डीपली डिस्कस किया था। कामरान, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस कामरान, आई होप यू डूइंग गुड। अच्छा, हम सबसे पहले तो चले हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं, जो वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन में शिरकत के लिए गए हैं, इससे पहले जो शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर भी उनकी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें, कुछ ऐसी जिनके बारे में मालूम पड़ा और कुछ ऐसी भी खबरें आई कि कुछ बड़े रहनुमाओं के साथ अनऑफिशियल मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस वगैरह को लेकर अहम पेशरफ्त होने की तवक्को है। इस डिप्लोमेटिक मूव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान को हेल्प आउट करेगा मौजूदा सूरत हाल में? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में जाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत पहले ही सैलाब से पहले मुश्किलात से दो चार थी, आपको हर तरह की मदद की जरूरत थी। और सैलाब के बाद तो यकीनी तौर पर जो तखमीने लगाए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अपने आदाद शुमार हैं कि शायद जो नुकसानात हुए हैं वो $40 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जाहिर है जब पाकिस्तान की मईशत पहले ही इतनी मुश्किल का शिकार है तो वो अकेले तो ये मुकाबला कर नहीं सकते। तो उनको किसी भी मुल्क से, वो कोई भी मुल्क हो, जो भी जिस तरह की वो पाकिस्तान को मदद करे, जिससे पाकिस्तान को सपोर्ट मिल सके, उसकी जरूरत है। और इस वक्त जो फोकस है वो है ही यही दो चीजों के ऊपर है। एक तो सबसे पहले कि जो हम अपना जो नैरेटिव एक बना रहे हैं कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज है, जो एमिशंस हैं, उसमें तो कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान जो नुकसानात उसके मनफी बर्दाश्त कर रहा है वो टॉप 10 ममालिक में है। तो इसलिए जैसे यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान के दौरे पर कहा था कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो पाकिस्तान की मदद करें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जाहिर है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो डिफरेंट रहनुमाओं से मुलाकात करें। और जो कल जो सिग्निफिकेंट मुलाकात हुई है मेरे ख्याल में वो फ्रांस के सदर से हुई है। दो के माजी में अगर आप देखें तो ताल्लुकात में एक सर्द मोरी रही, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन कल जो फ्रांस के सदर से मुलाकात हुई, फ्रांस अगर आप देखें तो यूरोप का एक बहुत अहम मुल्क है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, भारत के साथ उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। लेकिन कल की मुलाकात के बाद फ्रांस की तरफ से जो बयान सामने आया, जो मुश्तरका बयान सामने आया है कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे जो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन की एफर्ट्स हैं। और इस साल के आखिर में फ्रांस के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पाकिस्तान की जो रिकंस्ट्रक्शन है और जो बहाली का काम है उसमें तमाम लोगों को मदद किया जाएगा और पाकिस्तान की मदद की जाए। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है उस लिहाज से कि फ्रांस, जिससे हमारे ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे से खराब थे, अब ना सिर्फ वो पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं बल्कि वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी बुला रहा है। ठीक हो गया। अच्छा कामरान, आपने अभी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात की और आपने खुद अभी मेंशन पाकिस्तान की इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। मौजूदा सूरत हाल में जो सैलाब ने तबाही मचाई है, हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो ऑलरेडी बड़ी फ्रेजाइल थी, उसके बाद अब जो सैलाब ने इसको मज़ीद कमज़ोर किया और हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान की मईशत पर जो कर्ज़ों का बोझ है, IMF प्रोग्राम हो या दीगर कर्जे हमने लिए हैं 2
दोस्त ममालिक से, उनकी वजह से भी आपको लगता है कि ये जो आवाज़ उठा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अब रिलीफ मिल सकता है कोई? क्योंकि मौजूदा जो सिचुएशन है जिसमें हमारी इकॉनमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, उसमें इन कर्ज़ों के साथ इकॉनमी को बैलेंस करना इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है, तो इस तरफ से भी कोई रिलीफ की तवक्को की जा सकती है? देखिए, पाकिस्तान तवक्को तो कर रहा है, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं दुनिया के, वैसे ही इंटरनेशनल रिसेशन है, यूक्रेन वॉर की वजह से काफी जो मुश्किलात का शिकार है पूरी दुनिया। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह की मदद पाकिस्तान चाह रहा है, खास करके जो बड़े ममालिक हैं वो किसी हद तक तो पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये समझें कि वो बहुत दिल खोल के पाकिस्तान की उस तरीके से मदद करेंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त है। शायद पाकिस्तान को खुद ही ये एफर्ट करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल बात ठीक है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारी जो अपनी कोताहियां हैं आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने अपने प्रोग्राम में भी किया था कि 2010 के सैलाब के बाद एक प्लान बनाया गया था जिसपे कोई 100 अरब रुपए आपने खर्च करने थे, और उसका मकसद ये था कि जो इलाके ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो सिंध में हो या बाकी जगहों पे जहाँ पे सैलाब आने का खतरा है, वहां के प्रोटेक्शन वॉल बनानी थी, वहां पर आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने थे। आप हैरान होंगे कि 2010 के बाद वो प्लान तो जरूर बना, लेकिन आज तक ना पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने ना तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने उस पर इंप्लीमेंट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस को देने के लिए उनके पास अरबों रुपए तरक्याती स्कीम के नाम पर तो हैं, लेकिन 96 अरब रुपए हमारे पास नहीं था कि हम इन 10-12 सालों में खर्च कर सके। और शायद अगर वो जो मंसूबा बनाया गया था उस पर अमल दरामद कर लिया जाता तो नुकसानात जो आज हम देख रहे हैं वो किसी हद तक कम होते। तो बिल्कुल हम दुनिया को जरूर ब्लेम करें, लेकिन जो हमारी अपनी कमजोरियां हैं उस पर हम इसमें तो खैर कोई कम करने के लिए कोई शक नहीं है जो बात आप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी कोताहियां अपनी इतनी हैं और उसी का ये नतीजा सामने आता है। अच्छा, एक कलेक्टिव चैलेंज की अगर कामरान बात करें हम हुकूमत के लिए, चाहे वो मरकजी हुकूमत है या सिंध हुकूमत है, एक तो वैसे हुकूमतें हमारे रिसोर्सेज का ओनर होती हैं, डेट सर्विसिंग के अंदर वो कहते हैं जी हमारे इतने पैसे, आसान अल्फाज में सूद में इतने पैसे चले जाते हैं कि कर्जा भी नहीं उतरता, इवन सूद देने के लिए पैसे नहीं होते और फिर कर्ज लेते हैं। IMF की तरफ से जो इमदाद आई, IMF की तरफ से जो कर्ज आया, उसका भी कोई असर एज सच नहीं हुआ, और डॉलर स्टिल फ्लाइंग हाई। वक्त गुजरने के साथ साथ जो अनप्रिडिक्टेबल एक सिचुएशन थी मार्केट के अंदर, उस पर भी काबू नहीं हुआ और वो भी ऐसे ही चल रही है। तो एज अ कलेक्टिव अगर हम एक पिक्चर देखें इकोनॉमी की और इसके साथ साथ पॉलिटिक्स की पाकिस्तान की, तो आप इसको किस जानिब जाता देख रहे हैं मौजूदा हुकूमत के चैलेंजेस को लेकर? मैं अगर वन वर्ड आपसे कहूं तो मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है वो ज़ाहिर है कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ब्लीक है इस वक्त, क्योंकि मल्टी चैलेंजेस आपको दरपेश है हर फ्रंट से। मतलब आप कह लें कि घर को चारों तरफ से आप आग लगी हुई है। पहले ही आपकी मईशत आपको पता है कि मुश्किल से 2-4 थी, फिर उसके ऊपर सियासी बेयकीनी है, फिर जो रही गई कसर थी वो सैलाब की वजह से वो निकल गई है। तो बहुत ज्यादा इस वक्त चैलेंजेस आपको दरपेश हैं, हर तरफ से चैलेंजेस दरपेश हैं। माजी में जब भी इवन के 9/11 के बाद पाकिस्तान को सिक्योरिटी का चैलेंज दरपेश हुआ, वॉर ऑन टेरर की वजह से पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात खराब हुए, लेकिन उसके अंदर एक जो ब्राइट साइड थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, यूएस की तरफ से आपको डॉलर्स मुसलसल आ रहे थे। तो कम से कम एक आपको उसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग थी कि अगर आपको नुकसानात हो भी रहे थे या आप मुश्किल का शिकार भी थे तो कहीं ना कहीं आपको मदद भी मिल रही थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो ताकतवर ममालिक हैं, वो भी उस पॉइंट पे आ गए हैं कि शायद आपकी उस तरह से वो मदद नहीं करना चाहते। इसी वजह से बावजूद इसके कि हमने मुश्किल फैसले लिए, इस गवर्नमेंट ने जो सारा जो बोझ है वो अवाम के ऊपर डाला, IMF का प्रोग्राम बहाल किया। प्रोग्राम बहाल होने के बावजूद जो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो उसका जो रेट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट पकड़ ही नहीं रही। इसकी वजह यह है कि आगे भी हालात आपको कोई इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ सियासी तकसीम इतनी ज्यादा है कि शायद किसी को अभी तक इसमें कामरान थोड़ा सा एक इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन सिंस यू डू अ शो विद शहबाज राना, तो आप लोगों के बीच जो इकोनॉमिक डिस्कशंस होती हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि अब ये एक कॉमन सेंटिमेंट आम शहरी के अंदर मौजूद है, जो हम जैसे आम शहरी को भी समझ आता है। हमें उसके लिए इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि डॉलर जो ही सस्ता होता है, चूंकि हमने कुछ इंपोर्ट्स को बैन किया था वो हमने खोल दिया हुआ है, तो जो ही डॉलर नीचे आएगा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट के अंदर एक पुश मिलेगा, इंपोर्ट्स तेजी से शुरू हो जाएंगी। जो लोग
अभी वेट कर रहे हैं कि शायद थोड़ा सा प्राइसेस कम हो जाए और जो ही इंपोर्ट शुरू होंगे ऑटोमेटिकली इसको पुश मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि ये जो फ्री फ्लोटिंग है ये किसी तरीके से कोई मैकेनिज्म है ही नहीं है इसको काबू करने का, और हुकूमत ने भी, मुझे ऐसा लगता है स्टेट बैंक ने जैसे इसको फ्री छोड़ा हुआ है और इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी हमें नजर नहीं आती है सच, बीइंग अ सिटीजन और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी। आप इस पे क्या कहेंगे? देखें, जो पाकिस्तान में जब तक तो पीएमएलएन गवर्नमेंट थी या इसहाक डार थे, तो उस वक्त जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी जो एक्सचेंज रेट को। लेकिन जाहिर है कि जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं तो पूरी दुनिया में आईएमएफ कहता है कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, इसमें जो हुकूमतें हैं उनका किरदार नहीं होना चाहिए। तो आईएमएफ के साथ जो एक बहुत बड़ी शर्त थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी होगी, दूसरा जो मार्केट जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट ड्रिवन होगा। तो अब जो मार्केट ड्रिवन रेट है एक्सचेंज रेट वो चल रहा है, लेकिन इसके अंदर ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बड़ी मईशत नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरह के क्राइसिस आता है तो मार्केट के अंदर कुछ प्लेयर्स जो बैठे हुए हैं, जो माफियाज बैठे हुए हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और अगर आपको लगे कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और हुकूमत का ये काम बनता है कि वो इंटरवीन करे। अभी ये लग रहा है कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी और जो बाकी इदारे भी हैं उन्होंने बिल्कुल हाथ पांव अपने छोड़ दिए हैं, और जो मार्केट के अंदर प्लेयर बैठे हुए हैं वो खूब पैसा बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इतनी ज्यादा जो फ्लक्चुएशन है ये मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं है, और किसी भी मईशत के लिए ये तबाहकुन होती है। अगर चंद पैसे ऊपर नीचे ले ली जाए, एक प्रेडिक्टेबिलिटी हो, फिर तो समझ आती है, लेकिन इस तरीके से फ्लक्चुएट करना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं कोई इसमें पैसे बना रहा है। इस काम को मेरे ख्याल में हुकूमत को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रोकना चाहिए, और वो उसके जिम्मेदार भी है। ठीक हो गया। इन पर कामरान, चूंकि हम आपसे पेट्रोल के हवाले से भी जरूर एक कमेंट लेंगे। पेट्रोल महंगा कर दिया है, ₹1.45। इमरान को लग रहा था कि कम होगा, लेकिन हुकूमत इमरान खान को नहीं आपको तो आपके नजदीक ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, इसको भी जरा एक कमेंट में समझ दीजिएगा। अगेन आई थिंक ये आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने की वजह से जिस मुश्किल का ये शिकार है, और दूसरा सबसे बड़ा जो देखिए नुकसान है आपका एक्सचेंज रेट का, कि इंटरनेशनल मार्केट में बेशक प्राइसेस थोड़ी सी नीचे गई हैं, क्योंकि रुपए की कदर इतनी तेजी से कम हो रही है कि वो जो बेनिफिट है वो आम आदमी को मिल नहीं पा रहा, और इसी वजह से बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं, क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो डॉलर ऊपर जा रहा है, तो आपकी प्राइसेस वो बढ़ती रहेंगी। और आगे प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि हर महीने आपने अपना जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें भी इजाफा करना है, हर महीने 10 रुपए। तो अगला जब रिव्यू आएगा यकम को, तो अगेन उसमें आपने नए टैक्सेस लगाने हैं। तो अगर आपको तो मतलब मुश्किल बहुत ज्यादा सूरत हाल है। शायद डिले भी इसी वजह से किया जा रहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो तो अप्रूव करे बैठी थी कि पेट्रोल कीमतों में इजाफा करें, लेकिन पीएम ऑफिस जो है वो कशमकश का शिकार था, लेकिन बिलाखिर उन्होंने फिर ये इंक्रीज कर दिया। आखिर एक दफा फिर शिकार अवाम ही हुए। कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड फॉर योर एनालिसिस। यूसुफ सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस सूरत हाल के ऊपर तबसरा कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली माय डियर व्यूअर्स, वी डोंट हैव एनीथिंग वेरी पॉजिटिव टू शेयर विद यू। एक है बात, हाँ एक है, चले वो कर दें, मे बी पॉजिटिव फॉर अ फ्यू पीपल। बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की आज ही 34th बर्थडे है। उन्होंने कम उम्री में बड़े बड़े नशेब फराज तो देखे हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के 37वें वजीर खारिजा हैं। मुल्क की तारीख के कम उम्र तरीन वजीर खारिजा बनने का एजाज भी उन्हें हासिल है। तो वो विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज सालगिरह थी, मैं सोच किया जाए। सो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वक्त हुआ चाहता है डिटेल में बात करने का, जो अनमला हसन ने आपसे कहा था ना, हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे क्रिकेट पे, कैथारसिस करेंगे अपना। नहीं अब हमने कर लिया, नहीं, मैंने करना है। प्रोडक्टिव गुफ्तगू करेंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा। पाकिस्तान ने जी पहले बैटिंग करते हुए एक दफा याद करा दें ना, याद दहानी करा दें। पहले बैटिंग की 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड ने 19.2 ओवर्स में 4 बॉल्स रहते हुए 6 विकेटें वापस रहते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। हम अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात करें तो लिकवुड, जो कि जिनका ये डेब्यू मैच था, शानदार बॉलिंग उन्होंने की, मैन ऑफ द मैच करार दिए गए। 4 ओवर्स में 24 रन दिए 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इसके अलावा इंग्लिश टीम की जानिब से जो एलेक्स हेल्स थे, जिनके बारे में हम डर रहे थे कि वो हेल स्टॉर्म कर देंगे वहाँ पे, और इस तरह हैरी ब्रूक थे, उन्होंने 42 रन बनाए। हैरी ब्रूक ने 53 बनाए, हेल्स ने 42 किए। देन पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 68, बाबर आजम 31 रन के साथ नुमाया रहे। अच्छी पार्टनरशिप पहली बिल्ड की, लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल क्या बनी वो आपको मालूम ही है। वैसे ये 7 मैचों की सीरीज का पहला मैच था जिसमें पाकिस्तान
टॉस हारा था और पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी गई थी। ये है जो आपने 6 मैचेस अभी देखने हैं। पहले मैच का तज्जिया ले लेते हैं। अब्दुल माजिद अवान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद अवान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हमने सुबह सुबह नाजरीन के दिल जलाए हैं मैच की सूरत हाल बता के। अब आप क्या कहना चाहेंगे कल के मैच के ऊपर? कल के मैच के बारे में वो अभी आप लोग प्रोडक्टिव की बात कर रहे थे, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये मैचेस मैटर नहीं करता। इंग्लैंड 17 साल बाद आई है, बस इतना ही काफी आ गई है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वही बात है जो मैं हमेशा करता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है अगले महीने। आपको जो भी खेलना है, जहां भी खेलना है, आपको बस ये देखना है कि हमारी कमी क्या है और उस कमी को पूरा करना है आपने, और उस पर मतलब उसको रेक्टिफाई करना है T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये सब प्रैक्टिस मैचेस समझें आप, और ये प्रैक्टिस मैचेस आपको आपकी सारी खामियां आपके सामने ला के प्रैक्टिस मैचेस में भी तो थोड़ा परफॉर्म करें। और दूसरा माजिद, ये प्रैक्टिस हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। जिम्बाब्वे आती है हम कहते हैं मैटर नहीं करते, शुक्र है आ गई। वेस्ट इंडीज आती है कहते हैं शुक्र है आ गई। श्रीलंका आती है कहते हैं शुक्र है आ गई। साउथ अफ्रीका आती है कहते हैं शुक्र है आ गई। ये शुक्र कब तक करते रहेंगे? और इस चक्कर में हमारे अरबों रुपए लग रहे हैं इस टीम के ऊपर, हमारा टैक्स का पैसा। और आपके कराची वाले बहन भाई जो इतनी मुश्किल से आते हैं बारिशों से गुजर के और गंदे पानियों से मैच देखने, डेंगू से बचते हुए, यार उनका भी तो कुछ ख्याल होना चाहिए माजिद भाई। देखिए, क्रिकेट अच्छी हुई थी, ये आप माने। कल के मैच में क्रिकेट अच्छी हुई, हमें बाबर और रिजवान को ओपनिंग स्टैंड अच्छा देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली मिडिल ऑर्डर हमारा जो है वो थोड़ा सोता हुआ नजर आया। किसी का भी स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर नहीं था। 7 गेंदें खेल के 5 रन कुछ दिल बना के जा रहे हैं। इफ्तिखार ने थोड़ी मेहनत की, लेकिन अगेन हमें दिखा कि इफ्तिखार इज नॉट अ प्लेयर जो 30-40 गेंदों के बाद खेल सकता है। वो बेहोश हो जाता है, उसका दिमाग बंद हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। तो इज नॉट अ बिगर प्लेयर के भाई मीम मटेरियल। इफ्तिखार जो है ना वो दिमाग माउथ वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। हमने ये पूरे एशिया कप में देखा कि जब आपके रन्स जो है वो थोड़े से बना लेते हैं, उनको समझ नहीं आती कि अब क्या करूं। तो ही इज नॉट अ कन्वर्टर। ये आपके जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ही इज अ वेरी इमेच्योर प्लेयर। आपके जो कोहलीज हैं, बाबर्स हैं, आपके जो पुराने बड़े प्लेयर्स हैं, दे वर ऑल कन्वर्टर्स। वो आपके 30 को 50, 50 को 100 में करना जानते थे और बहुत इजी था उनके लिए। इफ्तिखार 30 से आगे भूल जाते हैं क्रिकेट, वो भूल जाते हैं अच्छा अब तो 30 तो बना लिया, अब तो इससे आगे तो मुझे कुछ बताया ही नहीं था। तो ये वाली कहानी हमें ये सिलेबस आ गया। अच्छा अब्दुल माजिद, ये आपने मिडिल अनफॉर्चुनेटली कहा, और हम हर बार अनफॉर्चुनेटली कहकर ना तसल्ली देते हैं अपने आप को कि नहीं चला, दोष किस्मत को दे हाँ, लेकिन अब ये अनफॉर्चुनेटली को फॉर्चुनेटली कब करना है कि चल गया हमारा मिडिल ऑर्डर। हम ये तज्जिया करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि जी हमारा मिडिल ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म करके गया। ये इसके लिए क्या चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे? जावेद नियादात को लाना पड़ेगा। इसके लिए रिजवान ने कल जब मैच खत्म हुआ तो एक बहुत अच्छी बात की। उसने कहा देखिए हम सब मुखलिसी से खेल रहे हैं और हम चेंज कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर को। जैसे हमने देखा 1-2 प्लेयर्स चेंज किए, तो अगर पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करता रहे तब तक मैं खुश रहूंगा। अगर वो एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देंगे तब मुझे गुस्सा आएगा। बात अगर माजिद अगर बात मुखलिसी की है ना, अगर बात मुखलिसी की है तो फिर इंग्लैंड ज्यादा मुखलिस जा रहा है, श्रीलंका ज्यादा मुखलिस है, ऐसा लगता है। आप कभी भी आई थिंक बात तो टैलेंट की है। पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो बहुत अलग तरीके से क्रिकेट चलाते हैं, हम बहुत अलग तरीके से चलाते हैं। अच्छा, मेरे लिए सिंपल यही है, पाकिस्तान अभी जितने एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, मैं कहता हूँ 11 के 11 प्लेयर अगले मैच में बदल दें, खिला दें। इस वक्त एक्सपेरिमेंट का टाइम है। उन्हें सीखना पड़ेगा कि भाई कौन किधर किधर खेल सकता है, कौन कहाँ नहीं खेल सकता। जो अच्छी जगह, जिस पोजीशन पे जो अच्छा खेल रहा है उसको वर्ल्ड कप में लेके जाए प्लीज। ये अपने आप से कि जी शान मसूद ने कैच छोड़ दिया तो बस अब अगला मैच भी नहीं खिलाएंगे या 7 मैच ही खिलाने उसको क्योंकि प्रेशर था, तो हम आसिफ अली को वापस ले आते हैं। ये वाली हरकतें ना करें। हर प्लेयर को उसके जो फिक्स स्पॉट्स, जैसे शान मसूद ओपनर आए थे, पता नहीं हम उनको 1 डाउन 2nd डाउन खिलाना शुरू हो गया। हमें ये चीजें समझने की जरूरत है। जो प्लेयर जहां अच्छा खेलता है उसको वहीं खिलाएं। अच्छा, आपकी बेहतर समझ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट का टाइम है ना वो गुजर चुका है, ऐसा लगता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना ही था, अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी थी, तो पहले हमारे पास बहुत मौके ऐसे आए हैं जहां पे ये की जा सकती थी। उस्मान कादिर ठीक है, वो अगर जा रहे हैं तो उनको साथ खेलने का मौका मिलना चाहिए, आपकी बात से एग्री करते हुए। कल उन्होंने आते ही अपनी दूसरी बॉल पे विकेट भी लिया और उसके बाद 1-2 चांसेस ड्रॉप भी हुए उनसे, लेकिन हम ये बेंच स्ट्रेंथ पहले हमने नहीं आजमाई, अब आके आजमा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इट्स टू लेट? हम अगर इन 7 मैचों तक तजर्बे करते रहे तो 23 को हमारा वर्ल्ड कप का पहला मैच है और उस मैच तक हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि अब ये तजर्बा हमारा कामयाब रहा, वी शुड गो विद दिस प्लेइंग 11। आपको लगता है? लेकिन T20 थोड़ा ना अजीब सा फॉर्मेट है। ODI और टेस्ट में आप फॉर्म की बात करते हैं, T20 में आप दिन की बात करते हैं। तो मेरे नजदीक आप जिस प्लेयर का अच्छा दिन चल रहा हो, मैं यही कहूंगा कि अभी 7 मैचेस हैं, फिर न्यूजीलैंड बांग्लादेश के मैचेस हैं, आप इनको लेके जाएं।
देखें कौन जो है यहाँ पे किसका दिन चलना शुरू हो गया। जैसे बाबर का दिन नहीं चल रहा तो बाबर को रन्स करने होंगे T20 वर्ल्ड कप से पहले। अगर बाबर की यही फॉर्म चलती रही तो आई एम सॉरी, T20 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं चलेगा। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए आपको इस सीरीज और अगली सीरीज में बस दिन देखने के किन लड़कों के अच्छे चल रहे हैं। हमारे मिडिल ऑर्डर के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। ओपनर रिजवान अच्छा चल रहा है, बस दुआ करें कि उसके दिन अच्छे चलते रहें और वो T20 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह खेले। लेकिन बाकी सबको जो है अपनी फॉर्म पे और अपने दिन पे गौर करने की जरूरत है। डे बाय डे, मैच बाय मैच लेके चलें। सिंपली जिस दिन उन्हें समझ आ जाए कि जी आज बस बल्ला चल रहा है, फिर उस फॉर्म को कंटिन्यू रख के T20 वर्ल्ड कप में लेना है। सब कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि इस वक्त आप T20 वर्ल्ड कप के लिए किस तरह खेल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी जरूरी है। अच्छा, अब आगे की जो हमारे 6 प्रैक्टिस मैचेस जिनको हम कहते हैं, 6 प्रैक्टिस मैचेस है। माजिद, ये मलबा आने वाला 6 मैचेस के बाद आप पे शायकीन की तरफ से फिर हमें ना कहेगा। ये 6 प्रैक्टिस मैचेस है। अब इन प्रैक्टिस मैचेस में हमें क्या करना है? अब आप ये बताएं, क्या एक्सपेरिमेंट चलते रहे? अब माजिद कहे जो करना है उन्होंने करना है, हमने क्या करना है। जी, हैदर अली को तीसरे पे भेजा था, शान मसूद को तीसरे पे भेजना चाहिए था। बहुत क्रिमिनल एक्ट था मुझे जो लगता है, क्योंकि शान मसूद एक ऐसा प्लेयर है जो इनिंग्स बिल्ड करता है और आपको एक अच्छा स्कोर करके देता है। हैदर अली बेचारे को आपने पूरा एशिया कप बाहर बिठा के रखा, अचानक से उसको एक मैच में डाल दिया और बोला जाओ परफॉर्म कर, नहीं कर पाएगा। ये एक अजीब साइकी है क्रिकेटर्स की कि जी बड़ा प्रेशर के बाद आएगा तो फौरन छक्के मार के जी 50 मार के 100 करके कर लेगा। हर प्लेयर की वो लेवल नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं होती मेंटल, कि वो आते ही इतने लंबे गैप के बाद बोले अच्छा अब तो बदला लूंगा। ये चीजें हर प्लेयर में नहीं होती। तो अच्छा, शॉर्टली माजिद, धानी का कल पहला स्पेल ही मैं देख पाया, मुझे तो बड़ा इंप्रेसिव लगा द वे ही वाज बॉलिंग। लेकिन अगले स्पेल में बहुत पिटे, अगले स्पेल में पिट गए। यस, दूसरी जानिब हारिस ने भी बड़ी पेस पकड़ी हुई थी कल और बड़ा जोर लगा रहे थे आखिरी डेथ ओवर्स के अंदर, इवन सेकंड लास्ट ओवर भी मैं देख रहा था। तो हाउ यू सी दिस कॉम्बिनेशन? आई मीन, हम शाहीन के साथ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन भी अगली टीम को टफ टाइम दे रहा है? आपको लगता है कॉम्बिनेशन अच्छा है? हारिस बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, वो अगेन ही इज ऑन हिज डे, तो उसको भेजना चाहिए T20 वर्ल्ड कप। नसीम शाह कल हमारे सामने एक्सप्लॉइट हुए एक बॉलिंग विकेट पे। अच्छा, कल आप नोटिस कीजिएगा छठे नंबर पे आके भी एक्सप्लॉइट हुए। हाँ, टेक्निकलिटीज थोड़ी सी डिटेल में आप जाए तो नसीम शाह जो है, जब वो पेस वाली बॉलिंग कर रहे थे 140 प्लस, इंग्लैंड बैटर्स तंग हो रहे थे। बट कल हमारा गेम प्लान पता नहीं क्या था, हम स्लो बॉल्स पे जा रहे थे पूरा मैच में। तो ये काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी। आपको दिखाते हैं कि कैप्टेंसी अभी इमेच्योर है बाबर की, और वो बेचारा वैसे ही फॉर्म बुरी से गुजर रहा है, तो वो वैसे ही कोई प्रेशर उन पे बहुत ज्यादा है। लेकिन स्टिल जी वी होप फॉर द बेस्ट के अगले जो 6 मैचेस है वो बेहतर हो, प्रैक्टिस मैचेस। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद अवान फॉर योर एनालिसिस। अच्छा लगा, आपने डिटेल एनालिसिस दिया। अगर 6 प्रैक्टिस मैचेस में कुछ भी होता है तो उसके बाद का तो फुल फोकस T20 वर्ल्ड कप पे है, लेकिन हमें ये वाली ट्रॉफी भी घर में चाहिए। अच्छा, चाहिए। चलिए ठीक है, आप जरा आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। चले क्रिकेट की बात करेंगे। वैसे देखें, आज इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में, और कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा ये इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई ही नहीं थी कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। न्यूजीलैंड की टीम आके चली गई थी, तो अमन से हमें याद आया कि आज दुनिया भर में अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वो मुल्क है, यकीन जानिए, जिसने सबसे ज्यादा चैलेंजेस का सामना किया है और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स पीस। अगर दुनिया में किसी मुल्क ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, मैं समझता हूँ जंग अजीम के बाद, पीस कीपिंग के लिए, और जिसके शहरी शहीद हुए हैं, वो पाकिस्तान है। इस दिन को मनाने का मकसद भी दुनिया भर में जो जंगो जदल और नफरत की फिजा को ख़त्म करना है, मोहब्बत को फ़रोग देना है। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असम्बली है उसने 1981 में करारदाद मंजूर की थी, जबकि दूसरी बार 2001 में भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर की गई। 21 सितंबर को अमन का आलमी दिन मनाने का फैसला किया गया, और इसके बाद हर बरस 21 सितंबर को, यानी कि आज के दिन, अमन का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान की कोशिशें इस हवाले से ज़बरदस्त है, शानदार है। दुनिया को भी चाहिए कि हमारी कोशिशों को एक्नॉलेज करे और पाकिस्तान को वो दर्जा दे जो पाकिस्तान करता है। वर्ल्ड पीस डे है आज, तो प्यार मोहब्बत अमन से रहेंगे ही हम कहेंगे। इसी पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब आपको मेरा पाकिस्तान सेगमेंट दिखाते हैं, जिसमें आज आपको दिखाएंगे मुगल, सिख और ब्रिटिश राज की अक्कासी करते हुए शाही चौबदार शाही किले में मौजूद। दिखाते हैं। मुलाहजा होशियार, मलका आलिया तशरीफ ला रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाही किले में।
ये कला 3 अदवार के अरूजो जवाल की दास्तानें सुनाता है। मुगल, सिख और ब्रिटिश राज में इस किले में बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए। किले के बुर्जों पर तैनात ये चौकीदार सल्तनत के अरूजो जवाल और सल्तनत के जाहो जलाल का पता देते थे। मेरे साथ मौजूद ये 6 लोग जो आपको गेटअप में नजर आ रहे हैं, ये दरअसल मुगल, सिख और ब्रिटिश राज की अक्कासी करते हैं। इन्हें वॉल सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर मेरे साथ एक चौकीदार मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पे तैनात हैं? हम तकरीबन कोई 8-9 साल से यहाँ पे ये ड्यूटी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 8-9 साल से आप ये ड्यूटी कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको इस गेटअप में आने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत इज़्ज़त वाली हमारी नौकरी है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे आवाम आती है हमारे साथ, तस्वीरें वगैरह बनाती है और बहुत इज़्ज़त मिलती है हमें। तो इस गेटअप में क्या आप उस दौर में चले जाते हैं? बस वो कोशिश करते हैं कि जो उस दौर में जैसे दरबान खड़े होते थे चौबदार, वैसे हम काम करें ताकि लोगों को पता चले कि चौबदार ऐसे खड़े होते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे वो काम करते थे। जी तो नाज़रीन, अभी हम नीचे चलते हैं और नीचे मौजूद जो चौबदार हैं उनसे हम बात करेंगे, इनसे इनकी ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे और ख़ास तौर पर जो इनका ये खूबसूरत सा लिबास है इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद ये चौबदार 3 अदवार के जाहो जलाल का पता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मुगलिया दौर के चौबदार। जैसे कि अगर आप इनका लिबास देखें, सबसे पहले तो इनका लिबास में ये ग्रीन कलर का एक गाउन आता है जो जामावार का गाउन है। उसके बाद अगर हम इनके हथियारों की बात करें तो हथियारों में इनके पास एक नेज़ा है और उसके साथ ये शील्ड है, और इस पे जो डिज़ाइनिंग है वो भी आप देख सकते हैं। ये मुग़लों की ख़ास डिज़ाइनिंग थी जो अपने हथियारों पर किया करते थे। मुग़ल इरा की अगर हम बात करें तो मुग़ल इरा तकरीबन 16वीं सदी में ये स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर जो ये लोग मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि जब आप ये गेटअप करते हैं क्या फील आती है? दिल करता है कि शायद मैं उस दौर में होता? बेसिकली हम बड़ा खुश होते हैं कि लोग आते हैं, पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा, अगर आपकी ड्यूटी की बात करें तो आप लोगों को कहाँ पर तैनात किया गया है? हमें दीवाने आम तैनात किया गया है। तो लोगों का कैसा रिस्पांस होता है जब लोग आते हैं आप लोगों के पास? लोग भी खुश होते हैं, लोग नई एक्टिविटी देखते हैं तो वो खुश होते हैं। तो ये था जी मुग़ल दौर, और अब हम इसे आगे चलते हैं सिख दौर में। सिख दौर जो था ये महाराजा रंजीत सिंह का दौर था जो 1799 में स्टार्ट हुआ था मुग़ल दौर के बाद। और ये जो 2 लोग मेरे साथ मौजूद हैं ये सिख दौर की अक्कासी करते हैं, और यहाँ पर ये बड़े गुस्से में हैं। इनसे मैं पूछती हूँ आखिर इनको गुस्सा किस बात पे आया, गुस्से में क्यों हैं आप इतने? उस दौर में जो सिपा सलार, सिपाही वगैरह दरबान खड़े होते थे वो ऐसे गुस्से में खड़े होते थे। तो आप ये फिर मूंछों को ताव भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। ये तो अच्छा, मुझे अपनी ड्यूटी के बारे में बताएं, आपकी ड्यूटी जो है वो कहाँ पर लगाई गई है? 8 दरा जो है ना सिखों का, जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की अदालत लगती थी, अच्छा, वहाँ पे हम खड़े होते थे। इनके लिबास को अगर आप लोग देखें तो नाज़रीन, इनका लिबास सिल्क का एक गाउन है जो ब्लू कलर का गाउन है, और उसके बाद यहाँ पर एक डिफरेंट कलर की स्किन कलर की आपको सैश देखने को मिलेगी। और मुग़ल दौर से ये लिबास टोटली डिफरेंट है। अगर इनके हथियारों की बात करें तो इनके हथियारों में शील्ड नहीं शामिल, इनके हथियारों में ये नेज़े शामिल हैं। इनसे मैं पूछती हूँ कि क्या इनको ये हथियार चलाना सिखाए गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम चला लेते हैं ये। जी तो नाज़रीन, सिख दौर के बाद ब्रिटिश इरा की बारी आती है, और यहाँ पर मेरे साथ जो 2 चौबदार मौजूद हैं ये ब्रिटिश इरा की अक्कासी करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनके लिबास की बात करें तो इनका लिबास ही बताता है कि हम ब्रिटिश दौर के हैं, जिसमें आपको एक पैंट नज़र आएगी, उसके बाद आपको रेड कलर की एक लॉन्ग शर्ट नज़र आएगी। अगर इनके हथियारों की बात करें तो इनके हथियारों में ना तो नेज़े हैं, ना तो शील्ड्स हैं, और ना ही तलवारें हैं, लेकिन इनके हथियारों में ये गन्स शामिल हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर आपकी ड्यूटी की बात करें तो आप लोगों की ड्यूटी कहाँ पर लगी है? हमारी ड्यूटी बरूद खाने के बाहर होती है। अच्छा, अगर मैं आपकी ये गन देखना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ? देख सकते हैं। ये मुझे दिखाएं ज़रा। बड़ा शौक था मुझे कि मैं भी जो ब्रिटिश दौर की एंटीक गन्स हैं वो मैं हाथ में पकड़ूं, और ये लें जी, ये मेरी आज एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। आप अपने पास रख लें। तो नाज़रीन, हमने यहाँ पर आपको 3 अदवार दिखाए, मुख्तलिफ 3 अदवार जिसमें मुग़ल, सिख और ब्रिटिश राज शामिल थे। अभी हम चलते हैं और लाहौर वॉल सिटी के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, सब खैरियत। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसन खालिद, इंचार्ज शाही किला लाहौर।
सर मुझे ये चीज़ बताएं कि ये जो 6 लोग आप लोगों ने यहाँ पर तैनात किए हैं शाही किले में, क्या सिर्फ ये 6 लोग ही हैं या इसके अलावा भी मज़ीद जगहों पे लोग तैनात हैं? देखिए जी, इसमें इस तरह है कि जो हमारा 400 साल पुरानी हिस्ट्री है उसमें 3 अदवार गुजरे हैं, जिसमें सबसे पहले मुग़ल थे, फिर सिख आए और फिर ब्रिटिश आए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इन्हीं 3 अदवार को देखते हुए हमने इनके ड्रेसेस वगैरह इनको बनाया है और इनकी उसी बिल्डिंग्स के हिसाब से जिस हिसाब से ये मैच करते हैं उस जगह पे इनको प्लेस किया है चौबदारों को। तो इनकी टाइमिंग क्या है? सुबह कब से आते हैं, शाम कब? सुबह ये 10 बजे अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ जो इनकी लोकेशन हमारी किले के अंदर डिसाइड की हुई है और अपना जब तक किला खुला होता है शाम मगरिब तक ये अपना उस जगहों पे प्लेस करते हैं। इनके ड्रेसेस की अगर हम बात करें तो बड़े मुख्तलिफ इनके ड्रेसेस हैं, मुग़ल, सिख और फिर ब्रिटिश। तो क्या ये उसी दौर की अक्कासी करते हैं या आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी चेंजेस की? जी जी, उसमें हमारी एक टीम है वॉल सिटी की जो इस पे रिसर्च कर रही होती है। अच्छा। जितने भी तारीखी रेफरेंसेस हैं इनके बुक्स में, इनकी पुरानी हिस्ट्री हम देखते हैं, उनमें से देख के फिर इनके ड्रेसेस को इम्प्रूव किया जाता है। तो सर अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या फ्यूचर में आप लोगों ने मजीद चौबदार जो हैं वो भी डिप्लॉय करने? जी जी, हमारी ये बिल्कुल इसमें है कि टूरिस्ट की तरफ से काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, अगर हम इनकी जॉब की बात करें तो क्या ये लोग गवर्नमेंट जॉब पे हैं या ये डेली वेजेस पे हैं? फिल वक्त तो इनको हमने डेली वेज पे हायर किया हुआ है। अच्छा। हम इनको परमानेंट बेसिस पे भी आगे हमारी पॉलिसी है, इन प्रोसेस है कि इनको उस पे भी देखा जाए कि कंसीडर किया जाए इनको कि परमानेंटली आप साथ लेके बिल्कुल चलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि टूरिस्ट की तरफ से काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। वेलकम। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको शाही किले में मौजूद 3 अतवार के चौबदारों से मिलवाया जो मुग़ल, सिख और ब्रिटिश राज की अक्कासी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ रियाद में मुनक्किद होने वाली बैनुल अक़वामी फूड एक्स नुमाइश की, जिसमें इंटरनेशनल शेफ़ कंपटीशन हुआ और इसमें सऊदी, पाकिस्तानी और दुनिया भर से जो माहिर शेफ्स थे वो शरीक हुए। लाइव कुकिंग के मुकाबले हुए। इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी शगुफ़ा अफशां ने की और 2 कैटेगरीज में शगुफ़ा ने हिस्सा लिया। एक बीफ जबकि दूसरी चिकन की कैटेगरी थी। पाकिस्तानी शेफ शगुफ़ा अफशां ने दोनों में तीसरी पोजीशन अपने नाम की और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। शगुफ़ा अफशां ने देसी पाकिस्तानी खानों को पेश किया इंटरनेशनल शेफ मुकाबलों में। हम अगर बात करें सऊदी, चाइनीज़ शेफ्स ये जो थे इनको गोल्ड और चांदी समेत दीगर जो नकद इनामात हैं वो भी दिए गए। कैसे कम्पीट किया शगुफ़ा ने और कैसे इसको विन किया, यही जानने के लिए शी इज़ लाइव विद अस ऑल द वे लाइव फ्रॉम रियाद। से हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच शगुफ़ा, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको वेरी गुड मॉर्निंग और मुबारकबाद कि आपने ये मेडल जीता। सबसे पहले इस कंपटीशन के हवाले से बताइएगा कि कंपटीशन होता क्या है और आपने इसमें जिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया जिसमें आपको मेडल मिला। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। आपने मुझे बुलाया एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है वो पाकिस्तान से बाहर टैलेंट को जो है वो रिकग्नाइज किया है और मौका दिया है ऑन एयर आने का और बताने का। मैं जो हूँ इस कलनरी फील्ड में 2 साल से हूँ और यहाँ जद्दा जो है वो 1 साल पहले आई थी। मार्च में यहाँ पे पहला जो है वो फूड एक्स सऊदी हुआ था एक्सपो, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की नुमाइश हुई थी और साथ साथ यहाँ पे एक लाइव कुकिंग कॉम्पिटिशन भी हुआ था जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ कैटेगरी से शेफ्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस कंपटीशन में ये होता है कि अगर आप फूडी हैं, आप पैशनेट हैं, यू कुक वेल, तो आप भी हिस्सा ले सकते हैं। एनीबडी कैन ज्वाइन। आप अपना टैलेंट चेक करें, आप चेक करें स्टेशन पे खड़े होके कि आप किस तरह बना सकते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं। 45 मिनट्स में आपको 2 आइडेंटिकल प्लेट्स बनानी होती हैं और मैंने मार्च में मिस्ट्री बॉक्स में लिया था, पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था। मार्च में मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और उसमें मैंने 2nd पोजीशन ली थी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। आई वाज द फर्स्ट सर्टिफाइड गोल्ड मेडलिस्ट फीमेल शेफ ओवर हियर इन जद्दा हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। तो ये बताइए कि ये जो कैटेगरीज जिसकी बेस पे गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज दिया जाता है, ये क्या कैटेगरी है? क्या ये खाना चखने वालों के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किसका खाना अच्छा लगा? आपकी प्रेजेंटेशन की बेस पे किसकी प्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली खाने की बेहतर थी? क्या कैटेगरीज कैसे डिफाइन की जाती हैं?
देखिए, जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें एक ज्यूरी होती है, एक पैनल ऑफ जजेस होता है जो कि फॉरेनर्स भी होते हैं, यूरोपियंस होते हैं, उसमें कुछ एशियंस भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से पाकिस्तान से अभी तक कोई मिशेलिन स्टार शेफ जो है वो नहीं है, जो सही तरीके से हमारी डिशेस को जो है वो कैलिब्रेट कर सके, जज कर सके और हमें सही ऑथेंटिक जो है वो रेटिंग दे सके। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब इस culinary इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग आएंगे, कॉम्पिटिशन्स करेंगे, अपना नाम मनवाएंगे, अपनी मुल्क की डिशेस को जो है वो प्रेजेंट करेंगे और ये मतलब दुनिया के मैप पर ये बताएंगे कि जी ये पाकिस्तानी कुजीन है। तो इस तरह जजेस होते हैं। आपने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तानी कुजीन, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली जहाँ पे आपने कंपटीशन किया वहाँ दीगर कुजीन्स भी हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कुजीन बहुत लिमिटेड मुल्कों के अंदर पॉपुलर है और उनके जो टेस्ट बड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली डेवलप होते हैं। सो आपने जहाँ पे कंपटीशन किया, क्या वहाँ पे पाकिस्तानी कुजीन को लेके इतनी अवेयरनेस थी और जब आपने पार्टिसिपेट किया तो पीपल न्यू कि पाकिस्तानी कुजीन कितनी ज़्यादा टेस्टफुल होती है, इस तरह की चीज़? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मेरा इंटरव्यू भी हुआ यहाँ पे एक सऊदी मीडिया से, तो मैं जो रेसिपी बना रही थी, मैंने मुर्ग टंगड़ी मसाला बनाया था और अपनी देसी छाछ जो हमारी होती है और हमारे जो लच्छे पराठे होते हैं, तो ही वाज थिंकिंग कि मैं जो हूँ नेबर कंट्री से हूँ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो मैंने उनको बाकायदा एक्सप्लेन किया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड ये पाकिस्तानी कुजीन है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा जो है इतना ब्रॉडन नहीं हुआ है होराइजन और लोग जो है वो अभी तक हमारे खानों को जानते नहीं है सही तरीके से। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो मैंने सिल्वर मेडल मार्च में लिया था, मेरी प्लेट जो है वो गोल्ड प्लेट थी। लेकिन क्योंकि आपके पास आप ठीक है, आप जो है वो जज होते हैं, आप ज्यूरी मेंबर होते हैं, आपने दुनिया देखी होती है, लेकिन आई एम बोर्न एंड रेज्ड विद माय कुजीन। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये खा पी के पली बड़ी हूँ, मैं इसकी घुट्टी घुट्टी से ये मेरे मतलब रग रग में रचा बसा हुआ है मेरा पाकिस्तान, मेरा खाना। तो मैंने हमेशा अपनी प्लेट पर देसी खाना रखा है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, चाहे वो सेकंड टाइम हो, चाहे वो थर्ड टाइम हो। इट्स लाइक बिन सो मेनी टाइम्स आई हैव पार्टिसिपेटेड। मैं दुबई भी गई थी, मैंने खुद अपने मुल्क में, मेरा इंस्टीट्यूट है मास्टर क्लास पाकिस्तान, वहाँ गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया, थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी। लेकिन मेरा हमेशा फोकस ये रहा कि मैं अपने पाकिस्तानी कुजीन को एलिवेट करूं और मैं अपने पाकिस्तानी। अच्छा शगुफा, आप चूंकि इस वक्त जो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं ना, मुझ समेत, उनके लिए बड़ी दिलचस्प बात भी है कि ये एक इट्स काइंड ऑफ अ स्पोर्ट एज वेल, जिसमें कंपटीशन इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान में चूंकि हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है, इसके अंदर हर खातून, तकरीबन हर खातून खाना बनाना, खाना पकाना जानती ही है, उसको आता ही है। और फिर उसमें भी हर फैमिली के अंदर 2, 3, 4 खवातीन तो ऐसी मिली जाती हैं जो बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो काम आपने किया है, ये प्रोफेशनली भी अगर कुछ खवातीन करना शुरू करें तो दुनिया भर में जाके न सिर्फ वो बतौर शेफ काम कर सकती हैं, बल्कि दे कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट और मुकाबले भी जीत सकती हैं। ऐसा है शगुफा? आपने बिल्कुल सही कहा है, बस थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत होती है, सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। हमारे यहाँ जो खवातीन घर में खाना बनाती हैं, देखिए एनीबडी कैन बी अ गुड कुक, कोई भी बहुत अच्छा खाना बना सकता है। मैं भी अपनी नानी दादी की रेसिपीज ही प्लेट पर जो हूँ वो इम्प्रोवाइज करती हूँ, लेकिन देयर आर वेज, स्टैंडर्ड सेट वो होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं एक प्लेट को मॉडिफाई करने के और उस प्लेट को रिप्रेजेंट करने के। उसमें प्रोटीन का पोर्शन, उसमें कार्ब्स का पोर्शन, उसमें ग्रीन वेजीज का पोर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ईट पर EAT, ईट, एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस एंड टेस्ट, इस पर आपकी प्लेट जज की जाती है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको ऑफ कोर्स ग्रूमिंग की जरूरत है, ऑफ कोर्स आपको इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जहां पर आप खड़े होकर, इट्स नॉट जस्ट द प्लेटिंग यू डिड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू रिप्रेजेंट, यू आर द एम्बेसडर। मुझे कोई ये नहीं कहता कि ये शगुफा है, मुझे लोग कहते हैं ये पाकिस्तानी है। तो हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। अच्छा शगुफा, हमारे पास टाइम कम है, अब जरा इस कंपटीशन के हवाले से तो हमने बात की, अब जरा आपकी रेसिपीज की जाने बातें हैं। ऑब्वियसली आप बहुत अरसे से कुकिंग कर रही हैं, यू आर प्रोफेशनल शेफ माशाल्लाह। अब कोई ऐसी रेसिपी, पाकिस्तानी रेसिपी जो आपको लगता है आपकी बेस्ट रेसिपी है और आपने बहुत ओल्ड स्कूल, जिसे आप नानी दादी कह रही थी कि उनकी रेसिपीज को आप अभी तक फॉलो करती हैं, और कभी इत्तेफाक से हम आपके पास आए रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप हमें बना के खिला देगी।
यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे तो दादी और नानी की दुआएं होती हैं कि उन्होंने मुझे कहा था कि जो बनाओगी वो अच्छा बनेगा, बस उसी चीज को लेके चल रही हूँ। मेरा चाइनीज बहुत अच्छा है, मैंने अपने चाइनीज पे ही मशहूर पाकिस्तानी जो कुकिंग चैनल है उस पे मेरा ब्रेक थ्रू उसी से ही मुझे मिला था। लेकिन मैं जो हूँ वो आप लोगों को अपनी जो स्मोक सिनेमन चटनी है और मेरा जो दही धुआं गोश्त है, जो ऑफ कोर्स मैंने अपने खानदान से ही जो है वो सीखा है, शगुफा वो मैं बड़ा आपको जरूर जुल्म कर रही है सुबह सुबह दही ऐसे धुआं, मतलब नाम ही बड़ा कमाल है। लजीज खाने आई बता विश के बता के। गोरे को ना इसका वो एसेंस समझ आ जाए जो जज करने वाला है, ये दही धुआं गोश्त इसका। दैट्स प्रीटी ब्रिलियंट। लेकिन मेरा फोकस फिर भी यही है, जो लोग आपको देख रहे हैं शगुफा, जो यंग फीमेल्स आपको देख रही हैं, किचन करती हैं लेकिन आपकी तरह प्रोफेशनल ओबियसली नहीं है, उनको कुछ बताइए ना, वो कैसे लर्न करें ये जो प्रोफेशनल वेज हैं, प्रोफेशनल मोड्स हैं इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि हाथ में जायका तो है, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो कोई प्लेटफॉर्म है ऐसा जिस पे वो जाएं? बिल्कुल, पाकिस्तान में आपको पता है बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, पिथम है, कॉथम है, मास्टर क्लास है, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको स्टेशन पे खड़ा होना सिखाते हैं, आपको कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, आपको बात करना सिखाते हैं, आपको वॉक करना सिखाते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट्स वगैरह, यू नो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी एक एक चीज जो है वो जज की जाती है। सिर्फ खाना बनाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी प्लेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल जाएं, जिसके हाथ में जायका है मैं ये कहती हूँ कि आप जाएं, लेकिन प्रोफेशनल डिग्री जरूर लें, आपकी ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। शगुफा, शॉर्टली आप अगले किस कंपटीशन में जा रही हैं? अब आप क्या एक्सपेक्ट करें हम? अक्टूबर में भी एक कंपटीशन हो रहा है और दुबई में भी हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली मैं सब में पार्टिसिपेट करूंगी और दोबारा जो है वो कुछ ना कुछ जरूर जो है वो जीत के या सीख कर। अ वेरी बेस्ट ऑफ लक शगुफा कि आपने में ज्वाइन किया और आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए बड़ा जबरदस्त आपने हमारे साथ इन डिटेल डिस्कशन की। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और वो कितनी एंथुसियास्टिक है अपनी चीजों को लेकर जो वो बनाती हैं। दैट्स वेरी गुड थिंग अबाउट हर। पाकिस्तानी शेफ शगुफा अफशा हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात कर रहे थे और अभी हमें एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब वक्त हुआ चाहता है सेगमेंट माइंड मैटर्स का, जिसमें आज वकार मलिक साहब, आज भी इनफैक्ट कदीर साहब के साथ है जी, जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई और जो बकरवाल के साथ उनका सफ़र रहा उसकी कुछ बड़ी ज़बरदस्त यादें शेयर हो रही हैं। आज के माइंड मैटर्स में भी देखते हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और एक कमाल गैर मामूली ज़हीन फ़र्द कदीर गिलानी और उनके बेटे जो अहमद अतीम मेरे साथ हैं। ये उनको मैं गैर मामूली ज़हीन क्यों कह रहा हूँ? गैर मामूली ज़हीन इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे नज़र में जो बैक पैकर्स होते हैं, जो इस तरह के जो टूरिस्ट होता है, जो तमाम जो माशरती हदूद क़यूद हैं उनको तोड़ डालता है, वो एक बहुत ही ज़हीन फ़र्द होता है, वो नेचर को बहुत करीब से देखता है। कदीर गिलानी साहब जो हैं, उनका एक तो ये था कि उन्होंने अपनी वालदा को पूरा शुमाल दिखाया मोटरसाइकिल पे, जबकि उनकी उम्र, जो उनकी वालदा की उम्र है वो 72 या 73 ईयर्स थी। उसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी फैमिली जो है उसको ट्रैक्स करवाया, टूर्स करवाया। उसके बाद इनका जो सबसे गैर मामूली कारनामा है वो बकरवाल ट्राइब जो है कबीला, उसके साथ सफ़र है। अपने बेटे के साथ उन्होंने सफ़र इख्तियार किया और वो कमाल सफ़र किया। तो उसी मौजू पर जो गुफ्तगू का सिलसिला है कदीर साहब से वो जारी रखते हैं। कदीर साहब, जो पिछली एक सेगमेंट था किस थी, उस पर हमने जो गुफ्तगू इस मोड़ पे छोड़ी थी कि आपने गधा ख़रीदा, वो लाहौर से ख़रीदा और वो एक पूरी दास्तान है, फिर मीरपुर लेके गए, फिर जो बकरवाल जिनको पीर मानते हैं उनसे इजाज़त लेना मशरूत था, तब उनके साथ आप सफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको इजाज़त मिल गई। और उसके बाद आपने जब सफ़र, लेकिन अभी भी एक दूरी थी, आप दूर कैंप कर रहे थे क्योंकि अभी तक आप मिक्स नहीं हुए थे। तो कब ये बर्फ़ पिघली और बर्फ़, बकरवाल जो कबीला था उसने आपको अपने उस कबीले का या अपने अंदर का ये हिस्सा समझा? जी वकार भाई, इस दौरान में मतलब जो 8 दिन का मैंने आपको बताया था कि गैप रहा 8 दिन का, उसमें ये था कि हमें प्रॉब्लम थी गधा बांधने की, गधे पे सामान बांधने की, फिर खाना पकाने की, क्योंकि रोज़ खाना पकाना और इतने लंबे सफ़र में बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो क्योंकि वो चलते हैं, जाके रुकते हैं, हम तो उस वक्त स्टार्ट था हमारा, हम टायर्ड हो जाते थे। तो जब 8 दिन बाद हम पहुंचते हैं हजीरा के मुकाम पे, हजीरा में ऐसा होता है कि इनका एक और कबीला इनके ही कबीले के साथ आके मिक्स होता है, तो ये बकरियां आपस में मिक्स करते हैं।
एक बकरवालों के साथ बात बताता चलूँ कि बकरवाल एक बकरवाल दूसरे बकरवाल की बकरियों में बिल्कुल नहीं जा सकता। अच्छा। ये तकरीबन ऐसा मामला है जैसे एक दूसरे को कत्ल कर दिया। तो वो क्या करते हैं, बकरियां मिक्स कर लें फिर आ जाएं, अकेला बंदा नहीं आ सकता। तो उन्होंने बकरियां वहाँ पे मिक्स की आपस में। तो रात को काफ़ी ज़्यादा बकरियां हो गई थी, 1200-1250 बकरी थी। तो वहाँ एक जंगलात की नर्सरी थी, वहाँ पे उसने पौधे खा लिए। तो क्योंकि मैंने जब निकलना था उससे 10 दिन पहले मैंने तमाम अदारों को भी लेटर्स लिख दिए हुए थे कि मुझे मतलब आर्मी को और दूसरे, क्योंकि इन इलाकों में से गुजरना था। तो इसलिए वहाँ जब सुबह एक मसला खड़ा हो गया बकरवालों के लिए कि उन्होंने जंगलात वालों ने कहा कि आपने बकरियां जानबूझ के छोड़ी और ये पौधे खा गई हैं। हमने मेहनत की हुई है, 3 बकरियां उनकी उन्होंने ज़ब्त कर ली। मुझे पता तब लगता है जब वो कैंप सारा पैक हो जाता है और वो निकलने लगते हैं। तो वो एक उनका छोटा बेटा मुझे बताता है कि इस तरह हुआ है जी, 3 बकरियां उन्होंने दबा ली। मैं जाता हूँ फिर उनके पास, मैं जाके उनको कहता हूँ यार रिक्वेस्ट है, आपके पौधों की जो मालियत है वो मैं अदा कर देता हूँ, आप बकरियाँ दे दें, क्योंकि बकरियों की मालियत बहुत ज़्यादा है। तो खैर जब वो मेरे से पूछते हैं कि आप क्यों, ये वो सारी बात उनको क्लियर करता हूँ कि इस वजह से मैं इनके साथ चल रहा हूँ, इनकी सकाफत को करीब से देखना चाहता था। तो इसमें फिर वो मुझे जो है ना वो देते हैं बकरियाँ वापस। तो वो बकरियाँ वापस करना मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघल गई। अब वो आप इकट्ठे हो गए। बिल्कुल। अब मुझे बताएं, अब एक्चुअली सफ़र तो बहुत लंबा है जी। और इस सफ़र में इस पे तो बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक्चुअली ये सफ़र एक तो मेन पॉइंट्स बता दें कि उसके बाद आपका ये सफ़र ख़त्म कहाँ होता है? ये ख़त्म होता है ककन चिलम चौकी पे, चिलम चौकी अस्तोर। ठीक है। अब आपने मिनी मर्ग वगैरह भी किया? जी, मिनी मर्ग भी गया। असल में मिनी मर्ग ये गए थे, रास्ता मिनी मर्ग वाला नहीं गया। ये शाउंटर के साथ एक छिच पास है, ठीक है, उसको क्रॉस करके छिच नाला के थ्रू ये जाके जयपुर में निकले और जयपुर से चिलम चौकी आए। एक्सट्रीम सर्दी भी आपने देखी है? जी बिल्कुल। 11 जून को हमने हैवी स्नोफॉल छिच पास पे देखी और उसमें जो ये था कि क्योंकि बकरियां गुजारना बड़ा मुश्किल था उस पास से, घोड़े खच्चर गुजारना बहुत मुश्किल था। कुछ ऐसी चीज़ें थी कि खच्चर गिर जाते थे, सामान समेत जाते थे वो नीचे तक, वहाँ से फिर खींच के ऊपर लाते थे। खच्चर बर्फ़ में धंस जाता था, हमारा गधा धंस जाता था। ये गधा जो है इसने आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए क्योंकि ये पहाड़ों का गधा चेंज किया था। अच्छा, आपने फिर चेंज किया? हाँ जी, ये एक पूरी दास्तान है जी। एक्सचेंज किया था किसी से? जी, किसी से एक्सचेंज किया। जब हजीरा से ऊपर बेसिकली चढ़ाई शुरू कर दी इन्होंने, अली सूजल की तरफ जो डन्ना नंबर 4 तोली पीर के साथ जाके लगती है, तो वहाँ पे ये चढ़ाई में जवाब दे गया था पंजाबी गधा। हम इसको कभी खींचते थे, कभी सामान इससे उतार के खुद उठा लेते थे, जितना सामान मैं उठाता था। मैदानों का था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गधा हमने चेंज किया था जाके हटिया में। अच्छा। ये सारा रास्ता हमारे लिए बहुत बड़ी अजियत थी। बकरवाल जो है ये शादियां वगैरह ये या इस तरह का वो मंगनी या इस तरह की मामलात भी साथ चलते हैं? जी, इनके मामलात देखें, कोई फोतगी हो जाए इनमें तो वो जहाँ पे फौत हुआ वहीं दफना दे। तो जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं जी जी, तो मुख्तलिफ जगहों पे उस रास्ते में ऐसी कब्रें आती होंगी जो इनके आबा अजदाद की? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये तो खाना बदोशी ऑफ कोर्स इनके लिए खाना बदोशी घर है। इस तरह हम घर नहीं छोड़ सकते, खाना बदोशी नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते। और मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। ये कैसा ट्राइब है जो ख़त्म होने जा रहा है, किस वजह से? कुछ गवर्नमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। और इस पे मैं अब अपनी पोस्ट में आवाज़ भी उठाता रहता हूँ कि ये फोत किया जा रहा है इस सकाफत को। अतीब, आप ये बताएं कि वहाँ उनके बच्चों के साथ आपकी दोस्तियाँ हुई? जी। तो आपको क्या फ़र्क लगा उनके बच्चों में, यानी उनके खेलों में? वो बच्चे क्या पढ़ते तो नहीं होंगे? वो सफ़र ही सफ़र है उनका। तो उनके बच्चों में क्या फ़र्क लगा? वो भी बस ये खेल था, वो पत्थर जमा करके वो बकरियों की तरह ऐसे ही बस उनको हाथ से आगे करते और फिर इस तरह कोई
अपने में एक आता उसके पास बकरी खरीदने, तो इस तरह फिर वो मतलब पत्थरों को रखते हैं जैसे बकरियां रख के, ठीक है, तो फिर उसका खेल नहीं, उनके लिए वो पत्थर बकरियां हैं। हाँ जी। ब्यूटीफुल। तो उनके जो बच्चे हैं ऑफ कोर्स उनकी जो कहानियां हैं वो हमसे काफ़ी मुनफरिद और कमाल होती हैं। वो आपने नोट की हैं कहानियां वगैरह? हाँ जी बेशक। मतलब कुछ ऐसी हैं जो स्टोरीज, जिस तरह सबसे ज़्यादा तो ये हैं बलाओं की, जिन्नात की, कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये बड़ी ऐसा कमाल। हुआ और था। ये भी अगेन अगर आपने नोट की हुई है तो आप लिख सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हमने नोट की हुई हैं। इसके अलावा मतलब इनके जानवरों पे जो हमले होते हैं, ये जंगली जानवरों के, जैसे हमने कुटन गली में लेपर्ड देखे 2, जैसे जहाँ ककन में चिल्लम चौकी पहुँचे वहाँ रात को रीछ ने हमला कर दिया। तो ये चीज़ें साथ साथ इनके साथ साथ हाँ चलती जी। हैं। तोहमात भी इनकी पूरी एक तोहमात का सिलसिला भी होगा। हाँ जी ऐसे ही खौफों का अपनी इनकी एक मामला होगा, शादियाँ, मतलब छीछ नाले के बारे में तो एक बहुत बड़ी उनकी दास्तान है कि ये नाला जो है वो, इसमें एक बहुत बड़ी बला है जो अकेला बंदा हो या 2 बंदे हों, उन दोनों को मार देती है। अगेन आपने बहुत ही फैंटेसी वाला सफ़र किया है। ऐसे ही है। अतीब बहुत शुक्रिया, आपने कमाल काम किया। मेरा ख्याल है कि स्कूल 10 साल के एफर्ट्स के बाद भी ये तालीम नहीं दे सकता जो आपने तालीम इन 3 महीनों में आपने हासिल की है वालिद के साथ इतना खूबसूरत सफ़र करके। कदीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया थी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था कदीर गिलानी साहब का सफ़र जो बकरवाल ट्राइब के साथ था। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे, आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे जो पूछने चाहिए थे। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं जो पूछने चाहिए थे। अगेन एक तो वक्त का किल्लत होती है, और ये एक मौजू ऐसा है कि मैं फिर दोबारा यही कहूँगा कि इसका जो मुतबादल है इस गुफ्तगू का, बेहतर मुतबादल वो सिर्फ़ और सिर्फ एक किताब है जो अगर कदीर साहब लिखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने सफ़र किया, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। तुफैल न्याजी ने सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सोनी माहिवाल और पूरन भगत जैसे क्लासिकल ड्रामाज में हीरो का किरदार अदा किया और फिर बाद में अपनी एक संगीत पार्टी बना ली, लेकिन उस वक्त ज़्यादा लोग उनकी सलाहियतों से वाकिफ न थे। इसके बाद रोज़गार की गर्ज से मुल्तान में दूध दही की दुकान भी खोली, लेकिन दिल में संगीत अटका रहा। 26 नवंबर 1964 को जब पाकिस्तान टेलीविज़न की इफ्तिताई नशरियात का आगाज़ हुआ तो तलावत के बाद पहली तस्वीर स्क्रीन पर तुफैल न्याजी की थी। के दर्जात बुलंद करे बहुत बड़े फनकार थे। प्रोग्राम में बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, हम नूब भट्ट का जिक्र करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। पाकिस्तान कस्टम ने उनको बतौर उनको जॉब फराहम की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान कस्टम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान कस्टम को और पाकिस्तान कस्टम का हिस्सा है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बाकी सब प्लेयर्स के लिए भी कि इदारे उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपनी गेम के साथ अपने बाकी मामलात को भी आगे बढ़ा सकें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।